Hello students, welcome back to our YouTube channel Physics Aajkal. This is Aman Anis Khan and in today's video lecture we are going to discuss a new topic, motion in a plane. Clear? In previous lecture we have already discussed motion in a straight line. So straight line motion में मूविंग ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है और उसकी स्टडी के लिए सिर्फ एक एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है। और मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मोशन इन अ प्लेन में अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो यहां मूविंग ऑब्जेक्ट के दो कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। यानी इफ वी वांट टू स्टडी मोशन इन अ प्लेन देन दो एक्सिस की रिक्वायरमेंट यहां होगी। क्लियर? सो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस को एक साथ लेंगे, वाई जेड भी ले सकते हैं पर जनरली हम एक्स वाई एक्सिस को यहां कंसीडर करते हैं। मोशन इन अ प्लेन टॉपिक से रिलेटेड फिजिक्स में हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो हम आज के वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड है सर्कुलर मोशन, जो हम आगे किसी वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर टुडेस टॉपिक इज मोशन इन अ प्लेन एंड इन दैट पर्टिकुलर पोर्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? काफी सिंपल मूवमेंट है। हम हमारे डेली लाइफ में काफी टाइम प्रोजेक्टाइल मोशन को ऑब्जर्व करते हैं और सबसे सही एग्जांपल क्या होता है? क्रिकेट। वैसे तो सिंपल एग्जांपल यहां भी हो सकता है, जनरल एग्जांपल होता है क्रिकेट में। तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं और ग्राउंड में मूव करते टाइम जो बैट जिसके पास होता है वो पर्सन अगर नहीं आया होता है या कई बार आ भी जाता है तो हम कैचिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना। और उस कैचिंग प्रैक्टिस में एक पर्सन बॉल को किसी एक प्लेस से थ्रो करता है और दूसरी तरफ दूसरा पर्सन उस बॉल को कैच करता है। सो इन दैट सिनेरियो बॉल जो है वो कुछ इस तरह से मूव करती है। क्लियर? यहां से थ्रो की गई, बॉल ऊपर जाती है किसी एक हाइट तक और फिर उसके बाद वापस आती है नीचे तक। तो बॉल का ये जो मूवमेंट है दिस मूवमेंट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेली लाइफ में जब भी हम किसी बॉल को या किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करके किसी दूसरे पर्सन की तरफ थ्रो करते हैं, भेजते हैं, तो इन दैट केस जो मूवमेंट होता है उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का वो क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मूवमेंट होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन? हम इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से बोल सकते हैं। यहां दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एक, उस ऑब्जेक्ट को हमें कोई ना कोई इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड देनी होगी किसी डायरेक्शन में, और दूसरा है कि वो किसी एंगल पर होना चाहिए। क्लियर? अगर एंगल पे नहीं होगा, मैंने थ्रो किया, कोई इनिशियल स्पीड नहीं थी, तो ये स्ट्रेट लाइन है। मैं इस मार्कर को अगर ड्रॉप करूं, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो हम पहले ही प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। सो मोशन इन अ प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होगा? देखो ये कॉन्सेप्ट हम डायग्राम से क्लियर करते हैं। सपोज this is x-axis and this is y-axis. Clear? So we have an object with us at this point. ये initial point है, suppose मैं इस point को O बोल रहा हूँ, ठीक है ना। We are considering this point as O. Now we are giving an initial speed. कोई object हमने लिया, उस object को हम एक initial speed दे रहे हैं। suppose इस डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट को जिसका मास सपोज m है, उस ऑब्जेक्ट को हमने एक u स्पीड दी है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, एक इनिशियल स्पीड भी यहां है और हम ये स्पीड एक एंगल पर दे रहे हैं, यानी जो एंगल जिस एंगल पे हमने ये स्पीड इसको दी है वो एंगल कितना है? थीटा। क्लियर? अगर हम थीटा एंगल पर किसी m मास वाले ऑब्जेक्ट को u स्पीड से थ्रो करेंगे तो अब ये कॉमन सेंस है कि किस तरह का पाथ ट्रेस करेगा। जो ये पाथ ट्रेस करेगा उस पाथ को हम कहेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सो इस केस में हम इजीली बोल सकते हैं कि ये पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव करेगा, ये किसी ना किसी एक डिसेंट हाइट तक ऊपर जाएगा और उसके बाद ये पार्टिकल यहां नीचे गिर जाएगा, ठीक है। यही इसका पाथ होगा। ये जो पाथ है इसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पाथ, ठीक है। हम इसे भी अभी कंसीडरेशन में लेंगे। क्लियर? तो अब प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन वी थ्रो इट, we throw it with initial speed u at some angle theta from the horizontal, then the motion of object under gravity is called projectile motion. When we throw an object with some initial velocity u at some angle theta from horizontal, then the motion of object under gravity is called projectile motion. Simple definition है, एग्जांपल के थ्रू मैं ऑलरेडी ये क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ u और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ थीटा। तो ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है ये मूवमेंट एक प्लेन में होगा और ये प्लेन होगा एक्स वाई प्लेन। सो इस मोशन को हम मोशन इन अ प्लेन में कंसीडर करेंगे और ये हुआ इसका एक डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नाउ कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन को क्लियर करने के लिए हमें आने चाहिए, तो हम वो डिस्कस करते हैं। पहले देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट के मूवमेंट की बात करें तो ये मोशन इन अ प्लेन है और मोशन इन अ प्लेन जो टॉपिक है
इसको हम बहुत इजी कर सकते हैं। जिन लोगों को मोशन इन स्ट्रेट लाइन अच्छे से आता है वो इसे इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि ये कुछ नहीं है, ऐसे समझो कि हमने दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन मूवमेंट को अब एक साथ पढ़ना है। क्लियर? यानी यहां पर है तो मोशन इन अ प्लेन, पर हम क्या करेंगे, इसके जो प्लेन मूवमेंट है उसको एक्स और वाई में डिवाइड कर देंगे। एक्स एक स्ट्रेट लाइन है, वाई एक स्ट्रेट लाइन है, और फिर जो भी डिस्कशन होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन के जैसे ही होगा। बस ये है कि डिस्कशन से पहले, किसी फॉर्मूले से पहले, किसी न्यूमेरिकल से पहले हमें ये डिस्कस करना है कि जो भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं उसके लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे। या तो हम वाई डायरेक्शन की बात करेंगे और या हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की बात करेंगे, और जब भी हम एक्स मूवमेंट या वाई मूवमेंट की बात करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन के जैसे ही कंसीडरेशन में आएगा। बिल्कुल ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, बिल्कुल ये मोशन इन अ प्लेन है, पर हम ऐसे समझेंगे कि हम दो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट को एक ही टाइम पे एक साथ स्टडी कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। क्लियर? सो अगर मैं इस u वेलोसिटी जो है इसके कंपोनेंट करूं तो हमें एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा और एक कंपोनेंट हमें वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स में हमें कंपोनेंट करना इजीली आता है राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू, और कंपोनेंट करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है, 11th क्लास में बेसिक्स में हम ये सीखते हैं। ठीक है ना? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ u। ठीक है ना? u की डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहां कितना होगा ux। ठीक है, और ux कितना होगा u cos थीटा। याद रखना थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा कितना होता है, cos। बेसिक राइट एंगल ट्रायंगल से तुम ये प्रूव कर सकते हो, पर डायरेक्ट याद रखना है, सिंपल याद रख सकते हैं। क्या याद रखेंगे हम कि थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, cos होता है, और यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा, ये होगा uy, और uy कितना होगा, uy होगा u sin थीटा, क्योंकि थीटा से दूर वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, sin होता है। सिंपल याद रखना है, थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा cos होगा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट sin होगा। अगर मैं थीटा ये लेके चलता उस केस में ये cos हो जाता और फिर ये क्या हो जाता, यहाँ sin हो जाता। क्लियर? तो कंपोनेंट करेंगे, चाहे वो फोर्स के, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट हो, चाहे वो स्पीड वेलोसिटी के कंपोनेंट हो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो हमेशा याद रखना थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा cos होगा, थीटा से दूर वाला कंपोनेंट हमेशा sin होगा। आगे के लिए भी ये चीज इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो हमने ये इस तरह से यहां पर इसके x और y वेलोसिटी को अलग किया। अब इसका जो भी x मूवमेंट है वो इस स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा और इसका y मूवमेंट इस स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा। तो स्पीड की बात हो गई, अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है ना? x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन और y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। तो अभी हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, और यहां जो कॉन्सेप्ट है x डायरेक्शन में, देखो यहां एक्सेलरेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम x डायरेक्शन की एक्सेलरेशन की बात करें तो वो कितना होगा, 0। x डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं होता है। जहां फोर्स नहीं होगा, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है F = ma, अगर फोर्स नहीं है इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कितना होगा, 0। तो हमें याद रखना है कि x डायरेक्शन में यहां कोई भी फोर्स नहीं होगा, सो एक्सेलरेशन कितना होगा x डायरेक्शन की कंडीशन में, 0। अगर हम y डायरेक्शन की बात करें तो y वर्टिकल मूवमेंट है, और जब ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर मूव करता है तो y डायरेक्शन के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, g। बिल्कुल, यानी y डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है वो हमें कितना कंसीडर करना है, g कंसीडर करना है। ये बॉक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो हम याद रखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में x एक्सेलरेशन 0 होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में y एक्सेलरेशन बिल्कुल सिंपल है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। नीचे मूवमेंट करते टाइम हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, अपसाइड मूवमेंट की कंडीशन में हम इसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करता है, अपवर्ड मूव करेगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि स्पीड डिक्रीज होती है, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है ना? तो ये रिटार्डिंग की कंडीशन में होगा। ठीक है, स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, x एक्सेलरेशन और y एक्सेलरेशन। सो अब देखो यहां इस प्रोजेक्टाइल मोशन की स्पीड को या इसके कॉन्सेप्ट को हम एक और डायग्राम के थ्रू और ज्यादा क्लियर करते हैं, और वो डायग्राम स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर कर देगा। ठीक है ना? देखो कैसे, एक और डायग्राम हम यहां बनाएंगे, ये जो सेकंड डायग्राम है ये काफी हेल्प करेगा इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अगेन हम ये प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करें, सपोज ऊपर वाले पार्टिकल की जैसे। ठीक है ना? ये प्रोजेक्टाइल का पाथ है, अभी हम डिस्कस करेंगे, प्रूव करेंगे पाथ किस तरीके से है। तो जे पॉइंट कितना है, ओ पॉइंट। ठीक है ना? अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो वेलोसिटी के हमने ऑलरेडी दो कंपोनेंट कर दिए हैं, एक x कंपोनेंट और एक y कंपोनेंट। ये ux है और ये कंपोनेंट है uy, और ये कितने एंगल पे गया था, थीटा एंगल पे। क्लियर? नाउ हमें दोनों वेलोसिटी से इंडिविजुअली डिस्कस करना है। x एक्सेलरेशन अगर हम बात करें वो कितना है, 0। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब है कि x जो मूवमेंट है वहां पर जो स्पीड है वो चेंज नहीं होगी।
जब एक्सेलरेशन जीरो होता है इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, यानी एक्स वेलोसिटी कैसी रहेगी यहाँ कांस्टेंट। तो अगर एक्स वेलोसिटी कांस्टेंट है तो देखो यूएक्स का जो एरो है, इस एरो का साइज थ्रू आउट तो मूवमेंट यहां पर भी सेम ही होगा। सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे भी ये कैसा होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पे बात करूं सेम है, यहां बात करूं सेम है, और सबसे लास्ट में चलो मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं, यहां भी ये कैसा होगा, सेम ही होगा। यानी जो एक्स स्पीड है, ये सारे एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि एक्स स्पीड इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के हर पॉइंट पे कांस्टेंट है। यानी हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा यहां से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन एक्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट एट ईच एंड एवरी पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट, वाई स्पीड का क्या होगा, हम जानते हैं इन वाई डायरेक्शन देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट में जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर मूव करेगा वाई स्पीड डिक्रीज होगी, जब ये ऑब्जेक्ट नीचे मूव करेगा वाई स्पीड इंक्रीज होगी। ऊपर की तरफ मूव करते टाइम वाई स्पीड डिक्रीज हो रही है, नीचे मूव करते टाइम वाई स्पीड इंक्रीज होगी। सिंपल पॉइंट है, क्यों, क्योंकि ऊपर के मूवमेंट में एक्सेलरेशन ग्रेविटी डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा, स्पीड डिक्रीज होती है। ऑब्वियसली मार्कर को मैं ऊपर थ्रो करूंगा तो ऊपर मूव करते टाइम इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, और जब ये वापस नीचे आएगा तो उस टाइम इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी। और सबसे ऊपर जो पॉइंट होता है मूवमेंट का, वहां एक मूवमेंट के लिए स्पीड कितनी होती है, जीरो। वाई स्पीड कितनी हो जाती है, जीरो। तो ये हम यहाँ कंसीडर कर लिए। देखो ये इनिशियल वाई स्पीड है, एरो का साइज देखो, एरो का साइज ही मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड डायग्राम में देखो ये स्पीड थोड़ी और कम हुई, एरो का साइज थोड़ा छोटा हुआ। थर्ड डायग्राम में देखो एरो का साइज और भी छोटा हो गया, एरो का साइज छोटा हो जा रहा है। इट मींस y वेलोसिटी इज कंटीन्यूअसली डिक्रीजिंग। और बताओ ये जो पॉइंट है, सबसे ऊपर पॉइंट में एक पॉइंट डिनोट कर रहा हूं, ठीक है ना, यहां भी मैं सबसे ऊपर वाले पॉइंट को ए डिनोट कर रहा हूं। तो ये जो ए पॉइंट है, बोलो इस ए पॉइंट पर y स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो। क्लियर है पॉइंट ए, तो ए पॉइंट पर y स्पीड जीरो होगी क्योंकि दिस इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक है ना, ये मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है। अगेन बताओ ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहां y स्पीड होगी या नहीं, बिल्कुल होगी, लेकिन अब y स्पीड की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इससे जस्ट पहले y स्पीड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और यहां y स्पीड कहां होगी, y वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो यहां y वेलोसिटी डाउनवर्ड और नीचे आएगा, y स्पीड वापस से और इंक्रीज हो जाएगी, और लास्ट में y स्पीड वापस से मैक्सिमम हो जाएगी। सो ये एक डायग्राम है जिससे वेलोसिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाता है। हम ये देख रहे हैं कि एक्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, वाई स्पीड पहले डिक्रीज होती है बाद में इंक्रीज होती है, पहले डायरेक्शन अपवर्ड रहेगी बाद में डायरेक्शन डाउनवर्ड रहेगी, और जो पॉइंट है मैक्सिमम हाइट पे ए पॉइंट, वहां वाई वेलोसिटी जीरो होती है। तो क्वेश्चन ये है कि थ्रू आउट दिस मोशन, इस प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट में क्या कहीं भी ऐसा पॉइंट होता है जहां स्पीड जीरो होती है, नहीं, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होता। क्योंकि हाँ, एक पॉइंट तुम्हें लग रहा है ए पॉइंट पे वाई स्पीड जरूर जीरो है, लेकिन एक्स स्पीड तो है ना, एक्स स्पीड है, इसका मतलब स्पीड तो होगी। लेकिन इसी क्वेश्चन को मैं अगर इस तरह से पूछता कि क्या ऐसा कोई पॉइंट है जहां वाई स्पीड, वाई वेलोसिटी जीरो होती है, यस वी हैव अ पॉइंट, और वो पॉइंट क्या है, ए पॉइंट पर वाई वेलोसिटी जरूर जीरो है, पर पूरे मोशन में ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां स्पीड जीरो रही होगी। क्लियर। काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड भी सेम कॉन्सेप्ट है। क्या इस पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कहीं भी ऐसा पॉइंट है जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो है, नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों स्पीड से रिलेट करेगी। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो। लेकिन वो कौन सा पॉइंट है जहां काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम उसी पॉइंट पे होगी जहां स्पीड मिनिमम है। स्पीड मिनिमम कहां है, स्पीड मिनिमम है ए पॉइंट पे, क्योंकि ए पॉइंट पे सिर्फ एक्स स्पीड रह जाती है, वाई स्पीड नहीं होती। यानी ए पॉइंट पर स्पीड भी मिनिमम होगी और ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम होगी। सो एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम। ठीक है, so ये कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहां से क्लियर किए। अब प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हम डेराइव करेंगे। फॉर्मूले हम डेराइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले का जो डेराइव करने का जो तरीका होता है, उस तरीके के अंदर हम काफी एक्स्ट्रा जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उन्हें सॉल्व करने का मेथड सीखने को मिलता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले याद कर लेना एक अलग चीज है, वो तुम कर सकते हो, लेकिन फॉर्मूले हम वहां यूज में लेंगे जहां क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन का है। पार्टिकल स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, लास्ट में एंड करता है। पर अगर क्वेश्चन थोड़ा एडवांस बना, थोड़ा अच्छा बना, तो फिर हम उसे डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व नहीं कर सकते, वहां हमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना आना चाहिए। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर। सो इन दिस फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर।
सो फर्स्ट पॉइंट है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम प्रोजेक्टाइल का पाथ डिस्कस करेंगे कि इसका पाथ कैसा होता है, ठीक है ना। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ये बनता है। इसका जो पाथ है वो वैसे पैराबोलिक होता है, ठीक है ना। याद रखना ये सेमी सर्कुलर नहीं है, ध्यान रखेंगे हम। आंसर क्या होता है, पैराबोलिक पाथ होता है। पैराबोलिक पाथ हम प्रूव करेंगे, अभी देखेंगे कि क्यों पैराबोलिक पाथ है ये। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले हैं और इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से पॉइंट से रिलेट करते हैं, यहाँ देखो इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो रिलेट करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट, सबसे पहला फॉर्मूला बनेगा मैक्सिमम हाइट। उसके बाद मैक्सिमम हाइट क्या होगी, यहाँ ये ए पॉइंट की हाइट, कि कोई भी प्रोजेक्टाइल जिसे यू स्पीड से थीटा एंगल पे थ्रो किया गया वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। सो दिस इज मैक्सिमम हाइट h। सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है। इसके बाद o से a तक जाने में लगने वाला टाइम, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। इसके बाद a से वापस, इस पॉइंट को मैं b बोल रहा हूं, ठीक है ना। a से b आने तक का टाइम, इसको हम बोलते हैं td। दिस इज टाइम ऑफ डिसेंट, यानी वापस से नीचे उतरने में लगने वाला टाइम। कॉमन सेंस है, हम जानते हैं टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। ऊपर जाने का टाइम वापस नीचे आने के टाइम के इक्वल ही होगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में। और सेकंड, हम इस टोटल टाइम को बात करें तो इस टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी TA और TD दोनों का टोटल, या 2 टाइम्स ऑफ TA या 2 टाइम्स ऑफ TD, यानी O से लेके B तक का टोटल टाइम, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ये भी हमें डिस्कस करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। और लास्ट पॉइंट है रेंज, और या रेंज को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है, O पॉइंट से B पॉइंट की ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है ना, कि प्रोजेक्टाइल को हम कितनी दूर तक थ्रो कर सकते हैं, ठीक है। जो कि ओलंपिक वगैरह में ये कॉन्सेप्ट काम में आता है कि कितने एंगल पर कितने स्पीड से थ्रो करे कि प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करे। क्लियर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर। किसी भी मोशन का जो पाथ होता है बेसिकली वो x और y का क्या होता है, रिलेशन होता है। x y कोऑर्डिनेट का जो रिलेशन है वो पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे y mx + c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पर x और y दोनों की पावर कितनी है, 1। तो इक्वेशन x और y के रिलेशन के थ्रू हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो पाथ है वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्लियर। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर। सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए पहले हम ये देखेंगे कि जो y मूवमेंट है इसका, वो y मूवमेंट क्या इक्वेशन लगता है, ठीक है ना, या y मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको किस तरह से डिस्कस करेंगे। तो इक्वेशन क्या होगा, सेकंड इक्वेशन अगर हम डिस्कस करें, सो वी नो दैट फॉर y डायरेक्शन, ठीक है ना। मैं डिस्कस कर रहा हूं तो ये ध्यान रखना हम डिस्कस कौन से डायरेक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि होने को ये मोशन इन अ प्लेन है, लेकिन ये दो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट का कॉम्बिनेशन है y और x का, ठीक है। सो y डायरेक्शन के लिए वी नो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस इक्वेशन से अगर हम बात करें तो s जो है यहाँ ये y डिस्टेंस हो जाएगा। सपोज किसी टाइम के लिए जो y डिस्टेंस था sy वो कितना होगा, y। क्लियर। s इज इक्वल टू y डिस्प्लेसमेंट को y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। uy इनिशियल स्पीड की अगर हम बात करें तो u कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा इक्वेशन चलो y के लिए देखें तो ये हो जाएगा xy sy uy, टाइम डिपेंड नहीं करता, x और y दोनों के लिए सेम रहेगा, और एक्सेलरेशन हो जाएगा ay। क्लियर। तो sy हो गया y, uy डायरेक्ट दिख रहा है क्वेश्चन में, uy कितना है, u sin थीटा। बिल्कुल क्लियर, ठीक है। टाइम तो टाइम है, टाइम इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यहाँ टाइम कितना है t, ठीक है। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन ay, इनिशियली ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, हम इनिशियल कॉन्सेप्ट यहाँ डिस्कस करेंगे। सो एक्सेलरेशन हम कितना लेंगे, -g, बिकॉज ऑब्जेक्ट will move upward in upward direction initially, ठीक है ना, इनिशियली तो ये मूव करेगा। सो sy अगर अपन बात करें तो y is equals to uy कितना है, u sin थीटा। क्लियर कर लेते हैं, साथ में है t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमें इक्वेशन फर्स्ट मिला, और ये इक्वेशन हमें किसके लिए मिला है, ये इक्वेशन हमें मिला है y मूवमेंट के लिए। नाउ वी विल टेक हेल्प विद x डायरेक्शन, ठीक है। x मूवमेंट को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम x मूवमेंट को डिस्कस करें यहाँ तो x मूवमेंट के लिए सबसे पहले हमें कौन से टर्म को एलिमिनेट करना होगा, यहाँ टाइम टर्म को, t को हम एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि अगर हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, कोई इक्वेशन चाहिए मोशन का, तो वो x और y का रिलेशन होता है, और किसी भी इक्वेशन में टाइम नहीं रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि वह हम जो पाथ है उसका इक्वेशन डेराइव करना चाह रहे हैं, और वो भी इक्वेशन होता है, पाथ होता है या लोकस होता है, तो बेसिकली x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट का क्या होता है, रिलेशन होगा। सो वो x कोऑर्डिनेट की एंट्री कराने के लिए हमें यहाँ क्या करना होगा,
टाइम जो टर्म है उसको यहाँ से एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे हम टाइम को किस तरह से, तो अगर हम एक्स डायरेक्शन में बात करें, देखो एक्स डायरेक्शन में डिस्कस करते हैं। सो फॉर एक्स मोशन, ठीक है ना, फॉर एक्स डायरेक्शन या एक्स मोशन, अगर एक्स मोशन में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है, चूंकि देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं होगा, जब एक्सेलरेशन नहीं होता है तो स्पीड कांस्टेंट रहती है, और एक्सेलरेशन अगर जीरो होगा तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां डिस्टेंस कितना है, सपोज एक्स डिस्टेंस, स्पीड कितनी है ux, और टाइम कितना लगा, वही टाइम जो हम यहाँ दे रहे हैं, वही टाइम कितना है t। किसी भी t टाइम में कितना y डिस्प्लेसमेंट है और कितना x डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। सो x इज इक्वल टू ux, x डायरेक्शन में कितना है u cos थीटा, क्लियर, और t यहाँ पे क्या है, टाइम। सो t कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन u cos थीटा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्लियर। सो नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस दिस टाइम हियर, ठीक है ना। तो सेकंड फर्स्ट इक्वेशन में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, यहां मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। सो रिलेशन के लिए अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देखो क्या रिलेशन होगी, टाइम t, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट, y इज इक्वल टू, फर्स्ट है u sin थीटा एज इट इज आएगा, u sin थीटा एज इट इज, टाइम की जगह यहां से हम वैल्यू पुट करेंगे, और कितना ये x अपॉन u cos थीटा इनटू x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू, सो यहां u कैंसिल आउट होगा, x के साथ tan थीटा आएगा, ठीक है ना। सो यहां आएगा tan थीटा और साथ में x, क्योंकि tan थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में माइनस ये हो जाएगा g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, g अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और साथ में है x स्क्वायर, क्लियर। और ये जो भी टर्म है, इस टर्म को मैं कांस्टेंट टर्म को एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, ठीक है ना। tan थीटा कांस्टेंट होगा क्योंकि थीटा इज कांस्टेंट, थीटा गिवन होगा क्वेश्चन में, और ये जो बॉक्स में है ब्रैकेट में जो भी टर्म है ये भी कांस्टेंट होगी, बिकॉज़ g कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, u इनिशियल स्पीड है जो कांस्टेंट है। इसका मतलब वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। a इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और b इस दूसरे कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। बेसिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन x डिस्प्लेसमेंट एंड y डिस्प्लेसमेंट इन अ गिवन टाइम इंटरवल t, और ये एक्सप्रेशन प्रोजेक्टाइल के पाथ को रिप्रेजेंट करता है। यहां हम देख सकते हैं कि y एक सिंगल पावर के साथ है और x स्क्वायर के साथ है, यानी y का रिलेशन x के स्क्वायर के साथ है। अगर x और y में से कोई एक सिंगल पावर में और कोई दूसरा स्क्वायर पावर में हो तो इस तरह का जो पाथ होता है, ये जो इक्वेशन होता है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्टाइल को। सो जो प्रोजेक्टाइल को, सॉरी पैराबोलिक पाथ को, सो पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल वो कैसा होगा, सो दिस इज पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो ये पैराबोलिक पाथ हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं यहाँ y और x स्क्वायर, ये जो एक्सप्रेशन है ये पैराबोला के एक्सप्रेशन से मैच करता है, ये इक्वेशन उससे मैच कर रहा है, यानी हम बोलेंगे पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक पाथ, ठीक है। तो यहां से प्रूव कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। अगर एग्जाम में पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात की जाए तो हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि वो पैराबोलिक होता है, प्रूफ करने के लिए और इक्वेशंस को समझने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, हमने यहां से डायरेक्ट किया, क्लियर। और ये जो एक्सप्रेशन है ये इंपॉर्टेंट है, तो हम एक्स वाई के रिलेशन के थ्रू भी इसे डिस्कस कर सकते हैं एडवांस न्यूमेरिकल्स में, यहाँ कहीं भी किसी भी स्टेप से क्वेश्चन बन सकता है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और वो होगा मैक्सिमम हाइट। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। So moving to the next point, and next point is going to be very important. So first point मैं आपसे फर्स्ट स्टार्ट कर लेता हूँ again, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, एंड मैक्सिमम हाइट इज डिनोटेड बाय कैपिटल H, इसको हम कैपिटल S से डिनोट करते हैं। तो मैक्सिमम हाइट के लिए अगेन हाइट की बात हो रही है, तो पहले मैं क्लियर कर चुका हूं, स्ट्रेट लाइन की तरह डिस्कस होगा, पर हमें कौन सी डायरेक्शन डिस्कस करनी है ये हम खुद डिसाइड करेंगे, क्लियर। चूंकि हाइट की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, इसका मतलब
यहाँ हम y डायरेक्शन से डिस्कस करेंगे। तो मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करने के लिए हमें y डायरेक्शन से बात करनी होगी, और y डायरेक्शन में कहां से कहां तक बात करनी होगी, फ्रॉम O टू A, O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक। तो हम यहाँ बात करेंगे फ्रॉम O टू A। तो सबसे पहले कोई भी फॉर्मूला डेराइव करना हो, माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि विच डायरेक्शन वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड कौन से पॉइंट से लेके हमें किस पॉइंट तक वो डायरेक्शन डिस्कस करनी है। क्लियर? सो इस कॉन्सेप्ट में हमें y डायरेक्शन डिस्कस करनी है, और y डायरेक्शन भी कहां से कहां तक, O पॉइंट से लेके A पॉइंट तक। चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट y डायरेक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहले O टू A के लिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज, कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हमें पता है, यहाँ ऑलरेडी गिवन है, और क्या आस्क्ड है, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? क्योंकि हाइट जो है वो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमें कैलकुलेट करना है, यानी sy इज इक्वल टू y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और इस y डिस्प्लेसमेंट को मैं h लिख सकता हूं, और ये पूछा गया है। क्लियर? एक्सेलरेशन है O टू A, अपसाइड मूवमेंट है, एक्सेलरेशन कितना लेंगे, -g। y डायरेक्शन की बात हो रही है तो एक्सेलरेशन -g होगा। क्लियर? टाइम अगर हम यहां बात करें s की कंडीशन में, ठीक है ना। नेक्स्ट जो यहाँ होगा थर्ड, देखेंगे इक्वेशन, जो भी बॉक्स के अकॉर्डिंग हम इक्वेशन यहाँ पे यूज में लेंगे। सो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, -g। अगर हम u y की बात करें तो इनिशियल स्पीड हमारे पास है, और इनिशियल कितना है, u sin थीटा। अभी मैं वो क्वांटिटीज लिख रहा हूं जो y डायरेक्शन में हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है ना। सो हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, एक्सेलरेशन हमारे पास है, इनिशियल स्पीड हमारे पास है, क्या हमारे पास फाइनल स्पीड भी है, बिल्कुल। फाइनल y स्पीड कितनी होगी, 0। हम सिर्फ y क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। A पॉइंट पर, O पॉइंट पर इनिशियल स्पीड y कितनी, u sin थीटा, और यहाँ पर u y कितना होगा, चूंकि हमारा फाइनल पॉइंट A है, और A पॉइंट पर y स्पीड कितनी है, हम ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं, कितनी होगी, 0। सो ये बॉक्स में जो भी क्वांटिटीज हैं ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। ये न्यूमेरिकल का भी तरीका होता है, ठीक है ना। जो भी क्वांटिटीज न्यूमेरिकल में गिवन है और आस्क्ड है वो एक बॉक्स में रखो, और उसके बाद हम इजीली फॉर्मूला डिस्कस कर सकते हैं। यहां से हम आइडिया लगा लेंगे, टाइम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी अगर हमें मैक्सिमम हाइट डेराइव करनी है, सो हम कौन से इक्वेशन को काम में लेंगे, थर्ड इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। हम थर्ड इक्वेशन डिस्कस करेंगे, और थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसे हमें y डायरेक्शन डिस्कस करना है, चाहो तो हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं y के अकॉर्डिंग। सो vy स्क्वायर इज इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, जो कि पूछा गया है। यहां अगर हम वैल्यू प्लेस करें तो vy कितना है, 0 इज इक्वल टू uy इज u sin थीटा होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ प्लस 2a minus g और h। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्टेप वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh यहां आएगा, 2gh इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। This is the formula of maximum height in projectile motion. Clear? So maximum height के लिए फॉर्मूला होगा u squared sin square theta upon 2g। ये डायरेक्ट भी याद रख सकते थे, पर ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई न्यूमेरिकल्स फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होंगे, तो हमें ये स्टेप फॉलो करना आना चाहिए। और इसे डेराइव करने के लिए हमने एक बॉक्स बनाया, और हमने ये भी देखा इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से यूज में लिया जाता है। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन we have derived the formula of maximum height for a projectile motion. Clear? So maximum height के लिए फॉर्मूला होता है u square sin square theta upon 2g. Clear? Now second term, second time में we are going to define time of ascent, ठीक है ना। so इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं time of ascent, और we can say time of maximum height. Our second point is टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट कितना होगा। क्लियर? सो टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट के लिए अगेन हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि किस डायरेक्शन में बात करनी है, और किस पॉइंट से लेके किस पॉइंट तक बात करनी है। सो अगेन वी विल डिस्कस y डायरेक्शन, और जो y डायरेक्शन हमें डिस्कस करनी है फ्रॉम O पॉइंट टू A पॉइंट, क्योंकि वैसे भी हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए, और मैक्सिमम हाइट कहां से कहां तक जा रही है, O से लेके A पॉइंट तक। तो इस डिस्कशन में भी बस हमें डिस्प्लेसमेंट की जगह टाइम कैलकुलेट करना है, पर बाकी सारी चीजें सेम है, y डायरेक्शन O टू A। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, बॉक्स ड्रॉ करेंगे, और बॉक्स में
गिवन क्वांटिटीज और आस्क्ड क्वांटिटी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में और वो कितना है -g। मैं माइनस क्यों ले रहा हूँ? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज कंसीडर्ड नेगेटिव इन दैट केस। सेकंड केस में अगर हम बात करें तो uy हमारे पास है, uy इज u sin थीटा, vy is also given, vy is 0 and time t is equals to, I'm going to write it as th, time of maximum height, and it is asked. Clear? So ये quantities हैं, कुछ given है, कुछ asked है। Easily हम यहाँ लिख सकते हैं कि first equation of motion काम में आएगा। So what is first equation of motion? v is equals to u plus at। काफी simple है, हमने last class में derive किया था। So v is equals to u plus at, और in this case y के लिए चेंज करना हो तो vy is equals to uy is equals to ay और t तो सेम ही रहेगा। सो यहाँ vy, what is the value of vy? 0. what is the value of uy? u sin theta, a minus g और t। सो t की जगह हम रखेंगे यहाँ th। क्लियर? सो नाउ gth is equals to u sin theta, and what is the value of th? Finally we are going to get time of maximum height, it is u sin theta upon g. So this is the formula of time of maximum height, and time of maximum height is given by u sin theta upon g, u sin theta upon g. So this is time of maximum height। and अब हम इजीली कॉमन सेंस से ये सोच सकते हैं कि जो टाइम ऑफ एसेंट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी ओ से लेके ए तक का जो टाइम होगा ये ए से लेके बी तक के टाइम के इक्वल ही होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंट। दिस इज ऑल अबाउट टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। और यहां से अगर मैं थर्ड पॉइंट के लिए पूछूं व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट विल बी द टोटल टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ओ पॉइंट टू बी पॉइंट throughout the motion, that time will be twice of time of maximum height। और वो टाइम कितना होगा? इसका डबल। सो th का डबल कितना हो जाएगा? 2u sin theta upon g। तो यहां से मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं थर्ड पॉइंट के लिए डिस्कस करूं टाइम ऑफ फ्लाइट, मैं से एक और मेथड से डेराइव करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है कि हम एडवांस न्यूमेरिकल्स के लिए मेथड सीख रहे हैं। सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? वी कैन इजीली राइट 2u sin थीटा अपॉन g। इसे यहां से याद रखो, इसे हम अभी डेराइव भी करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट time of maximum height and time of maximum height. You can take a screenshot from here. Now we are going to discuss the third concept from this chapter, and the third point related to this is, या जो थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करने जाएंगे वो होगा टाइम ऑफ फ्लाइट। हम टाइम ऑफ फ्लाइट को यहाँ डिस्कस करेंगे। ओके, सो थर्ड कॉन्सेप्ट, थर्ड पॉइंट, आई एम गोइंग टू रेज इट। Okay, now moving to the third point, and third point is time of flight, time of flight, और इसको डिनोट करते हैं हम TF। ठीक है, time of flight is denoted by TF। clear? So this is about time of flight, time of flight for this projectile, total path from point O to point B। this point is O, this point is B, and this is range, horizontal range। clear? So time of flight, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्वेश्चन ये है कि कौन सी डायरेक्शन डिस्कस करें। सबसे पहले वही पॉइंट है, सबसे पहले डायरेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट O to B डिस्कशन है। अब यहाँ आता है कि हमें x डायरेक्शन यूज लेना चाहिए, नहीं, अगेन हम यहाँ y डायरेक्शन से ही बात करेंगे। ठीक है, हमें ऐसा थोड़ा इमोशनली लगता है कि सर 2 बार y डायरेक्शन डिस्कस कर लिया, अब तो x ले लो। नहीं, अभी x की बारी नहीं है। हाँ, अगर x डायरेक्शन यूज में भी लोगे तो तुम्हें पता चलेगा जो क्वांटिटीज हमारे पास हैं वो इनफ नहीं है O से लेके B तक टाइम ऑफ फ्लाइट x डायरेक्शन के थ्रू अभी कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? सो अभी तक जो वैल्यूज हमारे पास है वो किसके लिए हैं? y डायरेक्शन से रिलेटेड। तो हम अगेन y डायरेक्शन यूज में लेंगे। तो सर फिर x कब करेंगे? लास्ट पॉइंट में। सबको पता है हॉरिजॉन्टल रेंज, नाम ही हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ तो x डायरेक्शन आएगी ही आएगी। सो क्लियर? अगेन वी विल डिस्कस y डायरेक्शन। कोई बात नहीं, y डायरेक्शन से बात कर लेते हैं, एक बार और कर लेते हैं। ठीक ना, थोड़ा और इंतजार की, लेकिन इस बार हम डिस्कशन कहां से कहां तक करेंगे? फ्रॉम O to B। ये भी क्लियर होना चाहिए कि we will discuss this concept from point O to point B। So our initial point is O, final point is B। Why? Because now we are discussing the complete motion. We have to find out the time taken by projectile from point A to point B। Okay, so now we are going to draw that box again। So what are the quantities given in that concept? So we have initial speed here uy, and uy
इनिशियल स्पीड इज u sin थीटा। क्या हमारे पास vy है? नहीं। अब b पॉइंट की बात करें तो फिलहाल हमारे पास vy का कोई आइडिया नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हमारे पास एक्सेलरेशन है? बिल्कुल है। कितना है? माइनस जी। एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। क्लियर? क्या पूछा गया है? टाइम। टाइम इज इक्वल टू tf, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या इन तीन क्वांटिटी के अलावा कोई और क्वांटिटी है जो हमें क्लियरली यहां पता है? देखो ये फोर्थ क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। यहां y डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। अगर ऑब्जेक्ट O से B मूव करता है, इन दैट केस y डिस्प्लेसमेंट इज 0। इस कॉन्सेप्ट को सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो O to B के लिए x डिस्प्लेसमेंट कितना है? r, ठीक है। लेकिन y डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, क्योंकि ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ वापस उसी लेवल पे आ गया। डिस्प्लेसमेंट है लेकिन x डिस्प्लेसमेंट है, y डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। इसको मैं और क्लियर करता हूं। अगर मैं पूछूंगा बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हम इसे ओरिजिन कंसीडर करते हैं तो कितने होंगे? 0,0। अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,0 है तो बताओ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? फिर r,0। b पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे? r,0। यहां कोऑर्डिनेट कितना है? 0,0। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट इज 0 एट पॉइंट O एंड y कोऑर्डिनेट इज अगेन 0 एट पॉइंट B। दोनों पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 है। इट मींस y डिस्प्लेसमेंट इज 0 इन बोथ केसेस। क्लियर? सो ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रॉम O to B डिस्प्लेसमेंट y डिस्प्लेसमेंट इज 0। नाउ वी आर गोइंग टू यूज, हम इस बॉक्स से इजीली ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वी हैव टू यूज सेकंड इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? s is equals to ut plus half at square, sy is equals to uyt plus half ayt square, sy is equals to y which is equals to 0, uy is equals to u sin theta and u sin theta and time of flight t, tf plus half minus g into tf square। क्लियर? हाफ माइनस जी इंटू tf स्क्वायर। ये हम नेगेटिव टर्म है, इसको दूसरी तरफ लेके आएंगे नेक्स्ट स्टेप में। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो 0 इज इक्वल टू, चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, u sin थीटा इंटू tf माइनस हाफ जी tf स्क्वायर। क्लियर? हाफ जी tf स्क्वायर। यहां से tf कॉमन आ रहा है तो इन नेक्स्ट स्टेप 0 इज इक्वल टू tf कॉमन है। tf कॉमन लेने के बाद यहां बचता है u sin थीटा माइनस जी टी एफ बाय 2, जी टी एफ बाय 2। क्लियर? यहां से हमारे पास दो आंसर होंगे, तो एक आंसर तो आएगा टी एफ इज इक्वल टू 0 और सेकंड आंसर आएगा u sin थीटा माइनस जी टी एफ डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो एक आंसर हमारे पास टी एफ इज इक्वल टू 0 है, दूसरा आंसर यहां से आएगा, यहां मैं इसको लिख सकता हूं GTF बाय 2 इज इक्वल टू u sin थीटा। तो TF अगर देखें तो 2 ऊपर चला जाएगा और G नीचे आएगा। सो यहां से हमें TF मिल रहा है जिसे मैं यहां लिख रहा हूं। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट वी आर गेटिंग हियर? दैट इज 2u sin थीटा अपॉन G। नाउ द क्वेश्चन इज वी आर गेटिंग टू वैल्यूज हियर, और ये टू वैल्यूज, ये जो अलग अलग वैल्यूज हैं, ये क्या जस्टिफाई कर रहे हैं? तो देखो इंपॉर्टेंट ये है कि एक आंसर है TF इज इक्वल टू 0, सेकंड आंसर है 2u sin थीटा अपॉन G। हम जानते हैं ये वाला आंसर ज्यादा करेक्ट है, यही टाइम ऑफ फ्लाइट है क्योंकि हम पहले भी डेराइव कर चुके हैं लास्ट कॉन्सेप्ट में। तो पॉइंट इज ये आंसर क्या शो कर रहा है? देखो जो सेकंड इक्वेशन था ये मैथमेटिकल आंसर है, ठीक है ना, और मैथ्स जो है वो रूल्स फॉलो करती है। अकॉर्डिंग टू मैथ्स जो कंडीशन हमने इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में पुट की है, वो कंडीशन इतनी है कि हमें वो टाइम बताओ जब y डिस्प्लेसमेंट 0 था। तो y डिस्प्लेसमेंट दो जगह 0 है, एक इनिशियल पॉइंट पे और एक फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट के लिए टाइम कितना निकल के आया? tf इज इक्वल टू 0। जो tf इज इक्वल टू 0 है ये o पॉइंट की कहानी को बता रहा है, और जो tf इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g है ये b पॉइंट की स्टोरी को बता रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर कितना होगा? 2u sin थीटा अपॉन g। ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिप्रेजेंट करता है टाइम ऑफ flight को। Clear? So this is all about time of flight by using the second equation. Now we are going to discuss final concept which is again very important, and that concept is horizontal range. So take a screenshot from here. Now moving to the last concept related to projectile motion. Now concept number 4 or 5, what we can write it, and the final concept is horizontal range. Clear?
रेंज एंड रेंज इज डिनोटेड बाय आर। क्लियर? सो रेंज कैलकुलेट करना है और रेंज के लिए हमें बिल्कुल क्लियर है कि वी हैव टू डिस्कस एक्स डायरेक्शन नाउ। अब तो एक्स का नंबर आएगा, ठीक है ना? अभी तक वाई डिस्कस किया हर बार, अब एक्स को डिस्कस करना है। सो हम यहाँ लिखेंगे कि वी विल डिस्कस एक्स डायरेक्शन, और एक्स डायरेक्शन में कहां से कहां तक की स्टोरी है? फ्रॉम ओ टू बी, ओ टू बी की स्टोरी है, ठीक है? ये होगा हॉरिजॉन्टल रेंज के कॉन्सेप्ट में, ठीक है? ओ टू बी। नाउ अगर हम x डायरेक्शन को यूज करना चाह रहे हैं, वी ऑलरेडी नो देयर इज नो एक्सेलरेशन इज x डायरेक्शन, इसीलिए x डायरेक्शन का डिस्कशन काफी इजी हो जाता है क्योंकि वहां कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, और जब एक्सेलरेशन नहीं होता तो स्पीड कैसी रहती है? वेलोसिटी कैसी रहती है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब हम यहाँ इजी फॉर्मूले से डेराइव कर सकते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है? x में डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम जानते हैं x एक्सेलरेशन 0 है, सो distance will be equals to velocity, or we can say speed into time. Clear? So distance कितना है? r, speed कितना है? ux, throughout the motion ये constant है, और time कितना लगा? we already know time is 2f, time of flight. Now ux is u cos theta, चलो पहली बार u cos theta का नंबर आया। टाइम ऑफ फ्लाइट we already know, we have derived this is 2 u sin theta upon g. Now u into u square हो जाएगा। In next step I am going to write it as u square into 2 sin theta cos theta. Clear? 2 sin theta cos theta, और u into u square पहले लिख दिया, अपॉन में कितना है? g. We know from trigonometry sin 2 theta is equals to 2u sin theta cos theta. So range is u square sin 2 theta, u square sin 2 theta upon g. कुछ देखने में मैक्सिमम हाइट जैसा लग रहा है, लेकिन वो था u square sin square theta upon 2g, और यहाँ पर u square sin 2 theta upon g. क्लियर? सो डिफरेंस है यहाँ u square sin 2 theta upon g. So now we have the final result. The range of this projectile, horizontal range of projectile is r is equal to u square sin 2 theta upon g. अब हम डिस्कस करते हैं इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है? तो अगर u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g इक्वेशन से हम बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन सा एंगल होता है जिस पर किसी गिवन स्पीड u के लिए, क्यों? क्योंकि किसी भी पर्सन के लिए जिस स्पीड से वो किसी बॉल को थ्रो कर सकता है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना? उसकी एबिलिटी है कि वो किसी बॉल को इतनी स्पीड से थ्रो कर सकता है। अगर कोई पर्सन किसी बॉल को किसी पर्टिकुलर स्पीड से थ्रो कर सकता है, तो अगर वो किसी पर्टिकुलर एंगल को सेलेक्ट करे तो फिर रेंज उसे मैक्सिमम मिलती है। यानी हम अपनी पूरी ताकत से किसी बॉल को एक पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करें तो हम जो रेंज वहां पर ऑब्टेन करेंगे वो रेंज कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। चलो उसे डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अगर मुझे रेंज मैक्सिमम चाहिए तो हम देखते हैं u का कुछ नहीं कर सकते, g को चेंज नहीं कर सकते, बस थीटा के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो sin 2 थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और sin के अंदर कोई भी थीटा उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? मैक्सिमम 1। सो फॉर R max is maximum range. For R max sin 2 theta कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। यानी we can write sin 2 theta is equals to sin 90। क्लियर? सो हम यहाँ लिख सकते हैं ये होगा sin 90। सो यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं 2 theta is equals to 90 and theta is equals to 45 degree. So this is the angle for मैक्सिमम रेंज। याद रखना है कि अगर थीटा 45 डिग्री हो तो किसी भी गिवन इनिशियल स्पीड के लिए रेंज जो हम ऑब्टेन करते हैं वो मैक्सिमम होती है। सो एट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम। सो अगर हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए तो हमें अपनी पूरी ताकत के साथ किसी बॉल को 45 डिग्री के एंगल पे थ्रो करना होगा। जो लोग ओलंपिक में जाते हैं वहां पार्टिसिपेट करते हैं वो पूरी ताकत के साथ साथ 45 डिग्री एंगल की भी प्रैक्टिस करते हैं। अगर वो अपनी पूरी ताकत के साथ 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो उन्हें जो रेंज ऑब्टेन होगी वो मैक्सिमम होगी और कॉम्पिटिशन जीतने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। तो इसका मतलब वहां पावर के साथ साथ एंगल की भी प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। 45 के अलावा अगर 44 भी हो गया या 43 भी हो गया तो भी रेंज मैक्सिमम नहीं मिलेगी। सो थीटा 45 है, ये बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर हम थीटा 45 प्लेस करते हैं तो 2 थीटा हो जाता है 90, sin 2 थीटा हो जाता है 1। सो इफ वी वांट टू डेराइव द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल तो वो होगा r is equals to
u square upon g. This is the formula of maximum range of a projectile when it is thrown at angle u at some speed u at angle with speed u at angle 45 degrees. Okay, so this is all about maximum range. तो याद रखना है maximum range के लिए angle 45 degree होगा. Okay, so this is all about theoretical concept related to the topic projectile motion, which is related to motion in a plane. Clear? So that's it for today's lecture. Don't forget to like, share and subscribe. Share these videos as much as you can with your friends. See you in next class with some new topic. Thank you.